वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 11 और 12 फरवरी के करंट अफेयर्स के बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और हमारे सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज जो आज की हम सेशन की बात करेंगे उसमें जो शुरू के क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव वे में होंगे, जो ज़्यादातर यूपीएससी और पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो हमारे बाद के क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर होंगे, जो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको खुद समझ में आएगा ये चीज़, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये क्लासेस लेती हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये ब्राज़ील के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, फ्रांस किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ब्राज़ील के साथ। ये तो हमारा वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, बट इसके पीछे जो हमारा मुद्दा है जिसको लेकर हमने ये क्वेश्चन लिया है तो वो ये है कि अभी जो है इमैनुअल मैक्रोन, यानी कि जो फ्रांस के पीएम हैं इमैनुअल मैक्रोन जी, उन्होंने यूक्रेन विवाद को लेकर रसिया से बात करने की सोची। चूँकि रशिया जो है यूक्रेन पर, ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर अटैक करने वाला है, और यूक्रेन को लेकर रशिया और यूएसए के बीच में काफ़ी टाइम से तनातनी बनी हुई है। तो आने वाले टाइम में इसका गंभीर परिणाम देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो है पुतिन, यानी जो रशिया के हमारे वो सबसे सुप्रीम लीडर हैं, उनको जो है अलग अलग देश के जो नेता हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमैनुअल मैक्रोन ने भी सोचा कि पुतिन को इस मैटर पे समझाया जाए कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे पूरे वर्ल्ड को एक गंभीर परिणाम देखने को मिले। तो जब इमैनुअल मैक्रोन जब रसिया गए तो वहाँ पे चूँकि वो पहले से ऑलरेडी कोविड वैक्सीनेटेड थे और उनकी कोविड की जांच हो चुकी थी, आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो चुका था, एंटीजन टेस्ट भी। पर जब वहाँ पे गए पुतिन से मिलने के पहले वहाँ के लोगों ने उनसे कहा, वहाँ उनके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि आपको फिर से कोरोना की जांच करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पुतिन से मिल सकते हैं। जिसको लेकर इमैनुअल मैक्रोन ने एग्री नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक विवाद चल रहा है डीएनए टेस्ट को लेके, कि ऐसा कहा जाता है कि कई देश के लोग जैसे यूएसए, रशिया, ये सब लोग जो है, जो सुप्रीम लीडर होते हैं अदर कंट्रीज़ के, उनके डीएनए को ले लेते हैं, जिससे डीएनए टेस्ट के आधार पर वो जो है किसी भी व्यक्ति का जैसे कि आप सभी जानते हैं डीएनए टेस्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पूरी जो है मेडिकल रिपोर्ट जानी जा सकती है, उसको पहले कौन सी बीमारियां थी, या फिर कौन सी बीमारी होने की संभावना है, या फिर वो कब मरने वाला है वो व्यक्ति, ये सारी चीज़ें जानकारी पता चल सकती है। जिसकी वजह से जो है इमैनुअल मैक्रोन ने इस डर से कि वो इनका डीएनए टेस्ट ना ले लें, इन्होंने कोविड जांच कराने से मना कर दिया। जिसकी वजह से उन्होंने बोला, पुतिन के वहाँ ने उन लोगों ने बोला कि आपको तब उनसे 20 फीट की दूरी बनाकर उनसे वार्तालाप करनी होगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन बैठे हैं और ये पुतिन बैठे हैं, ये लगभग 20 फीट की इनके बीच की दूरी है। ठीक है, 20 फीट की दूरी बनाकर इन दोनों ने बैठकर बातें की। उसका परिणाम ये निकला, और उन्होंने डीएनए टेस्ट कराने से मना, मतलब उन्होंने कोविड टेस्ट कराने से मना कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उनका डीएनए सैंपल ना ले लिया जाए। इसके बाद ही कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जब वहाँ पे आए तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से पुतिन मिले, क्योंकि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट शायद एग्री हो गए थे इसलिए कि उनका जो है कोविड टेस्ट करा लिया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये पुतिन है और ये कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, जो इन लोग के बीच कम से कम दूरी है और ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों ने इनसे हाथ भी मिलाया कजाकिस्तान के, जबकि मैक्रोन से पुतिन काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन रखे और उनसे मिले नहीं, मतलब उनसे हाथ नहीं मिलाया और जो भी एक फॉर्मेलिटी होती है वो सारी चीज़ें नहीं की। तो इसी वजह से ये चीज़ एक विवाद मुद्दे में है। यहाँ पे डीएनए टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो डीएनए टेस्ट ऐसा कई रिपोर्टों में सामने आया है, कई ऐसे पत्रकार लोग होते हैं उन लोगों ने ऐसे सर्वे किया है, ऐसा बात सामने लाई है कि यूएसए जैसे देश या फिर रसिया जैसे देश अन्य देशों के जो
सुप्रीम लीडर होते हैं उनकी जो है डीएनए सैंपल लेकर जो है उसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सामने आई हैं। अगर हम डीएनए सैंपल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए सैंपल किस किस तरीके से लिया जा सकता है किसी व्यक्ति का। तो वो सलाइवा से लिया जा सकता है, किसी व्यक्ति के बाल से, नाखून से, ब्लड से, ये सारी चीज़ों से, स्पर्म से, ये सारी चीज़ों से किसी व्यक्ति का डीएनए सैंपल लिया जा सकता है। तो और किसी भी व्यक्ति का डीएनए सैंपल उसकी मर्ज़ी के खिलाफ लेना उसकी प्राइवेसी की हनन के तौर पर भी आता है। तो हमारा बस यही टॉपिक ये मुद्दे में था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 9/11 के हमलों में कितने लोग मारे गए थे। तो ये लगभग 2996 लोग मारे गए थे, 2996 लोग मारे गए थे। अगर हम 9/11 के हमले की बात करें तो ये लगभग 2001 में हुआ था, जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था WTC, वहाँ पे एक हमला हुआ था जो हवाई जहाज़ से, जिसको लेकर कहा जाता है कि तालिबान ने हमला करवाया था। उसके बाद ही उसामा बिन लादेन उसामा बिन लादेन के पीछे मतलब अमेरिका पड़ा था और अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में एंटर किया था। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये बात इसलिए मुद्दे में है क्योंकि जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका बाहर निकला है तो लगभग $7 बिलियन का अफ़गान रिज़र्व, ठीक है, अफ़गान रिज़र्व जो है अमेरिका के पास है। ठीक है, $7 बिलियन का अफ़गान रिज़र्व अमेरिका के पास है, जिसको अब उसने फ़ैसला लिया है कि तालिबान को ना देकर, मतलब क्योंकि इस समय तालिबान अफ़गानिस्तान को चला रहा है, तालिबान एज अ काम वहाँ पे कर रहा है सुप्रीम लीडर की तरह। तो तालिबान को ना देकर उसने ये फ़ैसला लिया है कि $7 बिलियन का लगभग $3.5 बिलियन यानी कि आधा पैसा वो 9/11 के जो भी लोग थे, जो भी उससे पीड़ित लोग थे, उनकी सहायता करने में $3.5 बिलियन का खर्च करेगा। और जो बाकी $3.5 बिलियन है वो जो है अफ़गानिस्तान की जो जनता है, अफ़गानिस्तान में मानवीय सहायता देने के लिए उसका प्रयोग करेगा। यानी कि ये जो पैसा था, जिसको अगर अफ़गानिस्तान की सरकार होती, जो पहले सरकार थी, तो उसके हिसाब से जो ये अफ़गान रिज़र्व था अफ़गानिस्तान की जो सरकार थी उसको हैंड ओवर करना चाहिए था। बट अब अमेरिका ने ये फैसला लिया कि वो तालिबान को ये पैसे हैंड ओवर ना करके उसका आधा पैसा जो है 9/11 के जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता के लिए और आधे पैसे को अफ़गानिस्तान में मानवीय सहायता देने के लिए इसका प्रयोग करेगा। तो ये एक उचित कदम भी हो सकता है और आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि इसके रिस्पॉन्सेस क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 9/11 का जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था तो कैसी कंडीशंस बनी थी। ठीक है, 9/11 के अटैक्स के बारे में ये सब आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कर्नाटक हिजाब याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कितने मुख्य न्यायाधीशों की पीठ नियुक्त की गई है। तो ये 3 मुख्य न्यायाधीशों की पीठ नियुक्त की गई है। अगर हम कर्नाटक जो है हिजाब याचिका की बात करें तो हिजाब को लेकर जो कर्नाटक में विवाद चल रहा है, जो इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पहुंच चुका है, तो उसको लेकर वहाँ के कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये बोला कि जो है जो हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, जो भगवा वस्त्र को लेकर विवाद चल रहा है, स्कार्फ को लेकर, तो बच्चे जो हैं वो वापस जाएं, अपने स्कूलों को अटेंड करें और सामान्य वस्त्र को पहने, यानी कि हिजाब उजाब धारण ना करें, जिसको लेकर उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या इसको लेकर डिसीज़न दिया जाता है कि हिजाब धारण करना अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने रेपो दर, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। तो ये 4% पर अपरिवर्तित रखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेपो रेट को 4% पे फिक्स रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेपो रेट को 4% पे फिक्स रखा है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर फिक्स रखा है। ठीक है, और बाकी आप रेट देख सकते हैं। CPI इन्फ्लेशन रेट जो है 4.5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSF 4.25%। तो ये सारी चीज़ें जो 10 साल से लगभग समान जो भी वैल्यू थी उसको आज भी कंटिन्यू रखा है, जिसको लेकर एक विवाद की बात सामने आई है, क्योंकि SBI ने कहा था कि रिवर्स रेपो रेट का नॉर्मलाइजेशन किया जाए। इसको लेकर एक डिटेल्ड सेशन मैंने लिया था, जिसमें मैंने जो है
ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या होती है मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप उस सेशन को पहले देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब बेसिक्स क्या होते हैं। बाकी मैं यहाँ पे बता दूं कि एसबीआई ने कहा था कि रिवर्स रेपो रेट का नॉर्मलाइजेशन किया जाए, यानी कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाए। जो अभी 3.35% है उसको उसने कहा था कि 3.75% तक लाया जाए, जिसको लेकर जो बात थी वो नहीं मानी गई है, यानी आरबीआई ने उसको कंटिन्यू रखा है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इसके बारे में भी मैंने बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन की दर को जो मार्केट में तरलता को बनाए रखती है, यानी लिक्विडिटी को बनाए रखती है। मॉनेटरी पॉलिसी में लगभग 6 लोग होते हैं, जिसमें 3 जो है आरबीआई के मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका बेसिक है इकोनॉमिक्स का, जो आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सिर्फ जानने वाली यही बात थी कि जो नॉर्मलाइजेशन की बात की गई थी वो नहीं मानी गई है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की वही वैल्यू सेम रखी गई है जो पहले से थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कांग्रेस ने 2022 के किस राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए कृषि ऋण माफ़ी का वादा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस ने कृषि ऋण माफ़ी यानी कि जो किसान लोन होता है उसकी माफ़ी की बात कही है। यहाँ पे बात ये है कि कृषि ऋण माफ़ी एक शॉर्ट टर्म में तो एक अच्छा, मतलब इसका वो देखा जा सकता है कि हाँ शॉर्ट टर्म में एक अच्छी पॉलिसी है, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये सीधी सी बात है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, उसी से जो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है और पब्लिक फंड होता है, यानी कि संचित निधि और लोक लेखा निधि जो होती है। संचित निधि की अगर हम मेनली बात करें तो संचित निधि में जो हमारे टैक्स होते हैं वही सारे पैसे संचित निधि में जाते हैं। उसी से जो गवर्नमेंट जो है विभिन्न नीतियाँ चलाती है, चाहे वो सड़क बनाना हो, पानी की व्यवस्था करना हो, पुल की व्यवस्था करना हो, हर एक चीज़ नीतियाँ गवर्नमेंट इसी के तहत चलाती है। लेकिन अगर जब टैक्स को वो करने की बात करती है, कृषि ऋण माफ़ी की जब वो बात करती है तो वो भी इसी के फंड से करती है, यानी कि जो हम पैसा दे रहे हैं उसी पैसे को वापस से वो कृषि ऋण माफ़ी में यूज़ करती है, जिससे जो है बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है वो ख़राब होती है, ठीक है। बैंकों की जो बैलेंस शीट होती है, यानी कि बैंक घाटे में जाते हैं, बैंकों का नुकसान होता है, क्योंकि बैंकों को उनके ऋण वापस नहीं मिलते, जिससे एनपीए भी बढ़ता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बढ़ता है। और एक शॉर्ट टर्म में अच्छी पॉलिसी भली देखी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक गलत पॉलिसी के रूप में सामने आता है। अगर यहाँ पे हम कृषि ऋण माफ़ी की बात करें तो लगभग जो है टैक्स केवल 30% फार्मर्स जो होते हैं, यानी केवल 30% किसान ऐसे हैं जिनको कृषि ऋण माफ़ी का एक्चुअल में फ़ायदा मिलता है। बाकी जो लगभग हम बात करें तो 70% जो किसान होते हैं उनको कृषि ऋण माफ़ी का असलियत में फ़ायदा नहीं मिलता है। और ये जैसे कि मैंने कहा कि बैंकों के लिए भी एक ख़राब नीति है, तो ये अच्छी नीति नहीं देखी जा सकती, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूप में, जैसे आप वेस्ट बंगाल में बात करें तो रायतू बंधु योजना के रूप में, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूप में ये योजनाएं चलाई जाती हैं। जो आने वाली पार्टी होती है वो इसका अनाउंसमेंट करती है कि हम कृषि ऋण माफ़ कर देंगे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो ये भी देखा जा रहा है कि अगर हम 2012 से बात करें तो 2012 में जितने किसान अपने ऋण को वापस करते थे, यानी कि जो लोन लेते थे लोन को वापस करते थे, उनकी संख्या 2012 से लेकर 2021 में बढ़ती जा रही है। यानी क्योंकि किसान भी जानता है, और ख़ासकर जो बड़े बड़े किसान हैं ये उनकी बात की जा रही है, जिनके पास ऑलरेडी इतना फंड है कि वो अपना लोन वापस कर सकते हैं, वो लोग अपना लोन वापस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई ना कोई गवर्नमेंट आएगी और हमारा किसान का जो लोन है वो माफ़ कर देगी। जबकि जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है, उनके लोन, क्योंकि वो इस लेवल के नहीं होते, उनके पास इतना फंड नहीं होता, तो वो लोन भी नहीं ले पाते, और उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसकी भी जानकारी प्रॉपर रूप में नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इन सब इनिशिएटिव का लाभ भी नहीं उठा पाते। तो ये रणनीति अगर शॉर्ट टर्म में देखी जाए तो भले ही फ़ायदेमंद दिखती है, बट लॉन्ग टर्म में ये इकनॉमी के लिए, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक काफ़ी दीर्घकालिक रूप में एक गलत नीति साबित होती है। और हमारे बैंकों के लिए तो खासकर, क्योंकि उनका एनपीए, जैसे कि मैंने कहा, वो बढ़ रहा है, साल दर साल एनपीए बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो सब आ रहा है कि बैड बैंक की स्थापना की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक लॉन्ग टर्म में गलत रणनीति साबित होती है।
चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसी उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अभी अक्षय कुमार को बनाया गया है, जो एक्टर हैं, ऑलरेडी सब लोग जानते ही होंगे। तो उत्तराखंड का राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम इसकी थीम की बात करें इस बार की, तो इसकी थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनिट्स अस। इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनिट्स अस। ठीक है, इसकी इस बार की थीम है। बाकी हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, तो यूएन के द्वारा ये मनाया जाता है, स्टार्ट किया गया था। ये मेन क्यों स्टार्ट किया गया था? जो स्टेम पॉलिसी हम कहते हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस चारों क्षेत्रों में विमेंस की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए ये योजना, मतलब ये दिवस मनाया जाता है कि स्टेम के क्षेत्र में विमेंस की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को दिसंबर 2024 तक अपना पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में प्राप्त होगा? तो ये सूरत में प्राप्त होगा। ठीक है, भारत को अपना पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में प्राप्त होगा। ये आप देख सकते हैं, बुलेट ट्रेन के बारे में पढ़ सकते हैं। जापान से इनिशिएटिव किया गया था। जापान से साझेदारी के द्वारा लगभग 0.1 से भी कम में, लगभग शायद 0.83% के शायद लोन पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट लगभग शायद इसी लोन पे जापान से ये पास किया गया था। तो बुलेट ट्रेन जो बनाई जा रही है उसको लेकर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है? तो ये मुंबई बन गया है। ठीक है, ये मुंबई बन गया है। अगर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात करें तो मुंबई जो है 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। अगर 10th पोजीशन की बात करें तो हमारा बेंगलुरु जो है 10th पोजीशन पे है। ठीक है, बेंगलुरु हमारा 10th पोजीशन पे है। 5th पोजीशन पे मुंबई, जैसे कि पहले ही बता दिया। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश NEWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर है। अगर हम यहाँ पे NEWS की बात करें तो यहाँ पे NEWS का मतलब है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जा रही है। NEWS का मतलब है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा जम्मू कश्मीर बना है। ये क्यों किया जा रहा है? NEWS का सीधा सा जो एक लक्ष्य है, एम है, वो इसलिए है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, प्लस एट द सेम टाइम मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, इसका यूज़ किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर आती हैं, यानी कि एक ही सिस्टम से एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी मिनिस्ट्रीज से संबंधित चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये इसीलिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब से शुरू किया जा रहा है? तो ये 28 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। ये इस बार का कौन सा है? 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है। हाल ही में किसे मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को नियुक्त किया गया है मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। किसे? मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को। हाल ही में PM मोदी ने किस महापुरुष की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो 25 दिसंबर 1916 से 11 फरवरी 1968 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे ये। ठीक है, 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था।
25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी थे। और इनकी जो एक आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी थी। ठीक है, एकात्म मानववाद की विचारधारा इन्होंने दी थी। समावेशित विचारधारा के ये समर्थक थे और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त ये साहित्य में भी गहरी रुचि इनकी थी। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में इन्होंने कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ठीक है, तो 25 सितंबर को इनकी वो थी। तो अभी उनका महापुरुष की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है किसको? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिनके बारे में हमने बात की। चलते हैं आज के सेशन के हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो ये RYSK योजना है जिसे अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की निर्णय लिया गया है। RYSK की हम बात करें तो RYSK से यहाँ पे मतलब है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। क्या मतलब है? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। मैं जो ये फुल फॉर्म चीज़ों की बताती हूँ वो प्लीज़ आप नोट कर लिया करिए अपनी नोट्स में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप ज़रूर इसको नोट कर लिया करिए। यहाँ पे RYSK की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की बात की गई है, यानी 2026 तक जारी रखने की बात की गई है। ये एक सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। अगर हम यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो 2 टाइप की स्कीम होती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम CCS, और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी CSS। अगर हम सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम की बात करें तो ये जो इस योजना में जो है 100% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल के द्वारा की जाती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो इसमें जो है एक अनुपात रहता है कि 60 और 40% का अनुपात रहता है कि 60% जो है वो सेंट्रल के द्वारा दिया जाएगा और 40% फंडिंग जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगर यही हम नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया की बात करें तो ये 90-10 का वो हो जाता है रेशियो, कि 10% जो है राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और 90% जो है सेंट्रल द्वारा की जाएगी। तो दोनों में यही डिफरेंस है। ये चीज़ हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी आती है कि सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इसे कहते हैं। तो आप जान लीजिए सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम जिसमें 100% जो है फंडिंग और सारा चीज़ें काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्रीय सरकार करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में दोनों का अनुपातिक यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अनुपातिक विभाजन रहता है, यानी अनुपातिक सहयोग रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम जिस स्कीम की बात कर रहे थे राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत है। ये जो पहली बार जब लॉन्च की गई थी तो उस समय 12th 5 ईयर प्लान के तहत ये लॉन्च की गई थी। 12th 5 ईयर प्लान जब चालू था लॉन्च की गई थी। इसमें जो लाभार्थी होते हैं वो 15 से 29 साल के युवा होते हैं। ठीक है, 15 से 29 साल के जो युवा होते हैं वो लाभार्थी होते हैं। इसका जो मेन इनिशिएटिव है वो ये है कि युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों का विकास करना, जो युवा हैं उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधि में शामिल करना, इसका जो मेन इनिशिएटिव है। ठीक है, युवाओं को लेकर ये स्कीम है। बाकी ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं हमारे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्लास के बाद मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ हमें एक अच्छा फीडबैक चाहिए, जो हम अच्छे फीडबैक की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशंस को प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हमें अच्छा फीडबैक आप लोग की तरफ से नहीं मिल रहा है। अगर कोई कमी है या फिर कुछ और आप चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पिन करें और हमें बताएं कि हमारा इनिशिएटिव कैसा है।
तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कंजूसी ना करें, और बाकी सेशन को लाइक भी करें। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।